दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस पे। आज के वीडियो में हम लोग मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए मैथ के सवाल को हम लोग देखने वाले हैं। उसे देखेंगे, समझेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। और ये जो मैथ जो आज हम बताने वाले हैं ये आपके यानी 30 चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण का सवाल रहेगा। और ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं और आप इसे ध्यान से देखें। और जितने ऑब्जेक्टिव्स आपको हम बताने जा रहे हैं ऑलमोस्ट इसी ऑब्जेक्टिव्स यानी इसी पैटर्न पे आपके एग्ज़ाम में भी रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या हैं और हम सीखेंगे क्या क्या। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे यदि हम लोग बात करें कि 2 चर वाले जो यहाँ पे रैखिक समीकरण है वो होते क्या है, तो सबसे पहली बात बता दें कि रैखिक समीकरण का यहाँ पे 2 चर वाले चर का मतलब आपको एक्स ए से लेके एक्स वाई जेड इसमें से कोई एक आपको यानी आपका क्या होगा, अल्फ़ाबेट होगा, ये आपका चर कहलाएगा। ये आपका चर है ना। अब इसी में 2 चर रहेगा, या तो ए बी की यानी यहाँ एक्स वाई की बात करेगा, इसमें नॉर्मली आपको एक्स वाई ही रहेगा यानी एक्स वाई करके रहेगा और आपका क्या बनेगा 2 चर वाले यानी रैखिक समीकरण बनेगा। तो रैखिक का मतलब समझ लेते हैं कि जिस पे घात 1 होता है। जैसे यहाँ पे हम अगर बोल दें कि ए एक्स प्लस यानी a1 एक्स है ना प्लस b1 वाई और यहाँ पे कह दे आपको प्लस c1 और ये बराबर में 0। तो देखिए यहाँ पे x और y आया है तो इसलिए ये 2 चर हैं और इस पे एक घात है इसलिए इसको हम लोग रैखिक कहते हैं। तो इसमें क्या है कि 2 यहाँ पे कह रहा है कि 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल है तो यहाँ पे x और y ये 2 हो गया। अब इसमें इक्वेशन भी आपको 2 ही लेना, 2 लेना पड़ेगा। जैसे x यहाँ पे x1 x लिए, यहाँ पे आपको b1 और यहाँ पे y लिया और यहाँ पे c1 लिए, तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, नीचे में दूसरे के लिए लेना पड़ेगा a2 x प्लस b2 y और c2 ये आपको लेना पड़ेगा, है ना। और इस तरह से हमारा जो ये इसका व्यापक रूप है 2 चर यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ये व्यापक रूप है। इसमें 2 यानी संबंध आता है, 2 बात आता है जो आप पहले जान लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे इसमें क्या होता है, एक यानी पहला यानी अगर इसमें फार्मूला देखें तो एक होता है कि a1 बाय a2 ये अगर बराबर नहीं होता है, ये अगर बराबर ना हो b1 बाय b2 के, तो आप देखेंगे इसमें इसका जो ग्राफ। अब यहाँ पे फिर से आपको अगर हम समझाने की कोशिश करें तो कहा जाता है कि अगर a1 बाय a2 बराबर नहीं होता b1 बाय b2 तो ग्राफीय निरूपण जो हम लोग जो ग्राफ खींचते हैं इस तरह से ना, तो वो क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। ये रेखा कहीं ना कहीं एक बिंदु पे काटेगा इसलिए इसको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अब देखिए ये प्रतिच्छेदी रेखा के साथ ही साथ ये दोनों रेखा एक दूसरे से यानी एक बिंदु पे मिल रहा है तो कहेंगे कि ये दोनों रेखा क्या है, संगत रेखा है। ये रेखा क्या है, संगत रेखा भी कहलाता है। साथ ही साथ अब देखिए एक बिंदु पे मिल रहा है तो इसका जो गणितीय निरूपण होगा, इसका जो हल होगा ना, वो केवल और केवल कितना होगा, केवल एक हल होगा, या इसी को हम लोग अद्वितीय हल के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा पहला कंडीशन है कि a1 बाय a2 अगर बराबर b1 बाय b2 ना हो तो ये इसका जो यानी ग्राफीय निरूपण होगा वो हो जाएगा प्रतिच्छेदी। और ये रेखा कैसा होगा, तो संगत रेखा होगा। और इसका गणितीय निरूपण क्या होगा, तो केवल एक हल या इसी को अद्वितीय हल कहते हैं। अब इसका दूसरा यानी हम लोग रूल समझते हैं यानी दूसरा फार्मूला समझते हैं। तो दूसरा फार्मूला ये है, अगर a1 बाय a2 बराबर हो जाए b1 बाय b2 के, ठीक है, फिर अगर ये बराबर हो जाए c1 बाय c2 के, ये तीनों अगर आपस में बराबर हो जाए तो इसका जो यानी ग्राफीय निरूपण होगा ना वो कैसा होगा, तो वो हो जाएगा आपका संपाती। कैसा होगा, संपाती होगा यानी एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, जैसे एक रेखा ये है इसी के ऊपर यानी दूसरी रेखा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, फिर या कोई रेखा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ग्राफीय निरूपण तो ये तो संपाती हो गया। साथ ही साथ अब अगर ये देखें कि ये संपाती है तो एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे के ऊपर है, तो इसका मतलब इसका जो रेखा होगा वो संगत रेखा होगा। कैसा रेखा होगा, संगत रेखा होगा, ये आप याद रखेंगे। आप देखिए अब इसका अगर हम लोग ये देखें गणितीय निरूपण अगर देखें तो संपाती है तो अनेक हल होंगे। कितने होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल। इसका गणितीय निरूपण आपका अनेक हल होगा या इसी को अपरिमित रूप से अनेक हल भी कहा जाता है। तो आप इस बात को रखेंगे। तो यहाँ पे समझ गए, अगर ये तीनों आपस में बराबर है
तो इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा वो संपाती होगा और दोनों रेखा संगत होंगे, और इसका जो गणितीय निरूपण यानी हल होंगे वो कितने हल होंगे, तो अनेक हल होंगे। चलिए अब तीसरे पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या कहता है। तो तीसरा फॉर्मूला के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो तीसरा कहता है अगर A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 के, और अगर B1/B2 बराबर ना हो C1/C2 के, तो आप कह रहा है कि इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा वो क्या होगा, संपाती होगा। इसका जो यानी संपाती नहीं समांतर होगा, ये एकदम बिल्कुल ट्रेन के पटरी के जैसा ऐसा होगा, और ये क्या होगा, इसी को हम लोग समांतर कहते हैं। यानी इसका जो समांतर, ये समांतर होगा, समांतर, ये समांतर होगा क्या चीज, तो ये आपका क्या है, ये आपका ग्राफीय निरूपण है, ये ग्राफीय निरूपण है। अब एक दूसरे से नहीं मिलेगा इसीलिए इसे असंगत कहते हैं, क्योंकि मिलेगा ही नहीं तो ये असंगत हो जाएगा, दोनों रेखा क्या हो जाएगा, असंगत होगा। अब अगर इसका हम गणितीय निरूपण आपको बताएं तो जब एक दूसरे से कहीं किसी पॉइंट पे मिला ही नहीं तो कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं, ये बात आप याद रखेंगे, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, यहाँ पे आप लिखेंगे कोई हल नहीं। ठीक है, ये तीन बात अगर आप समझ गए तो अब आने वाला जो सवाल है आप उसे बेहतर से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग सवाल पे आ जाते हैं। हम लोग का पहला सवाल अगर देखें यहाँ पे, तो पहला सवाल दे रखा है यहाँ, पहला सवाल अगर देखेंगे तो पहला सवाल यहाँ पे करा है कि यदि 3x - y बराबर 5 तथा 6x - 2y बराबर के कोई हल ना हो तो, कोई हल ना हो तो, कोई हल नहीं होने के लिए आपको फॉर्मूला भी जस्ट बताए थे कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 का, यानी B1/B2 का बराबर होगा, लेकिन B1/B2 जो होगा ये बराबर नहीं होगा C1/C2 का, तो कोई हल नहीं होने का ये रीजन है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि B1 की जगह पे देखेंगे तो माइनस आपको 2 है, और यहाँ पे B1 यहाँ पे है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे, तो B1 देखेंगे यहाँ पे -y है, तो इसका मतलब कुछ नहीं तो -1 है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे हाँ, यहाँ पे अगर और देखेंगे B2 कितना है तो -2 है, और यहाँ पे देखिए अगर C1 कितना है तो C1 यहाँ पे 5 है तो 5 लगाइए, और C2 कितना है तो C2 K है तो K लगाइए, माइनस कट जाएगा क्योंकि ये क्या करा कि कोई हल नहीं है तो आपको ये लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 को गुना करना होगा 5 से तो 10 होगा, K को 1 से गुना करेंगे तो आपका K होगा, तो K बराबर हो गया आपको 10, और ये बराबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कह रहा है कि कोई हल नहीं है। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, K यानी K इज नॉट इक्वल टू 10, ये किसके बराबर होगा, तो ऑप्शन सी के बराबर होगा, तो ये आपका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल अगर देखें तो यहाँ बड़ा मजेदार सवाल है। सवाल ये कह रहा है कि यदि समीकरण x - 2y बराबर 3 और 3x + ky बराबर 1 है, इसमें करा अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल के लिए आपको बताए थे कि क्या होगा, A1/A2 ये बराबर नहीं होगा किसका, B1/B2 के। आपको ये बताए थे कि A1/A2 जो होगा ये बराबर नहीं होगा B1/B2 के, बस ये पूछा जा रहा है। बस A1 का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं तो 1 रख दीजिए, यहाँ पे 3 है तो 3 रख दीजिए, और यहाँ पे देखेंगे ये बराबर नहीं के बराबर होगा, और B1 का वैल्यू क्या है -2 तो -2 रख दीजिए, और K का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो इसका वैल्यू है K तो K रख दीजिए, K को 1 से गुना कीजिए तो आपका होगा K, और ये बराबर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हम इस चीज को लेके चल रहे हैं, और माइनस का माइनस और 2 × 3 तो 6, तो K इज है ना नॉट इक्वल टू -6, तो सही ऑप्शन आपको हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखें तो अगला सवाल देखिए मजेदार सवाल है, इसे भी हम लोग बना लेते हैं। सवाल 3 में करा है कि एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax + by + c बराबर 0 के कितने अधिकतम संभव, यहाँ पे करा है कि संभव है, यानी कितने अधिकतम हल जो होंगे संभव होंगे ये पूछा जा रहा है। तो पहली बात तो ये देखेंगे यहाँ पे 2 चर वाले क्या है, रेखिक है, x भी रेखिक है और y भी रेखिक है, तो कितने हल यानी संभव होंगे, तो इसमें अनेक हल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, अनेक हल हो सकते हैं, है ना, तो इसका अनेक हल होगा, तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x और y का वैल्यू जैसे जैसे रखेंगे अलग अलग आपको मिलता जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपको ये समझा दें कि यहाँ पे आपको 3x और -y और यहाँ पे +6 बराबर 0 दे रखा है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा,
अगर आपको हम उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए हम केवल एक दो बात, आप बहुत सारी बात रख सकते हैं। अगर हम x का मान 1 रख ले तो y का मान कितना होगा? आप खुद ब खुद देखेंगे कि 1 गुना 3 तो 3 ही होगा, क्योंकि x का वैल्यू 1 है। 3 और 6 3 9 हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर अगर हम x का वैल्यू 2 रख दे तो कितना होगा? फिर अगर हम 3, अगर 2 ही रख के देखें, 3 में 6 और 6 12, तो 12 को उस साइड भेजेंगे तो y का वैल्यू 12 हो जाएगा। तो यानी आप अनेक हल निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल अगर देखिए हम लोग, अगला सवाल देखिए 4 नंबर का सवाल। तो देखिए 4 नंबर के सवाल में क्या कह रहा है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 के हल होंगे। इसमें पूछा कि x और y का क्या हल होगा, वो आपसे पूछा जा रहा है, वो आपको बनाना है। अगर आप थोड़ा सा देखें ना तो इसमें तो देखिए 2x, यहाँ भी है 2x, तो क्या करें, दोनों को आपस में घटा दें। तो दोनों को अगर हम आपस में घटा देंगे तो देखिए हमें कितना मिलता है। तो क्या करेंगे कि 2x पहले लिख लेते हैं, इस वाले को 2x + 3y और बराबर 11, और इसको लिख लेते हैं 2x और -4y और बराबर -24। दोनों को घटा दीजिए। तो जब हम घटाते हैं तो ये माइनस, ये प्लस, और ये आपका भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस है, ये तो कट जाएगा। यहाँ पे करेंगे 4 3 7y बराबर, अब यहाँ है 24 में 11 को जोड़ेंगे, तो 24 में 11 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35 होगा, तो कहेंगे 7 5 35। तो y का वैल्यू 5 आ गया। y का वैल्यू कितना आया? +5 है। तो आप देखिए कहीं पे +5 है y में, तो यहाँ देखिए ये माइनस वाला ये होगा ही नहीं, y का वैल्यू ये 4, ये होगा ही नहीं, ये 1 होगा ही नहीं, ये आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। आप इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगले सवाल को बनाते हैं। अगला सवाल देखें हम लोग यहाँ पे, तो अगला सवाल कहा जा रहा है कि समीकरण का युग्म यहाँ पे दे रखा है आपको, यानी 2x + 3y बराबर 11 तथा 4x + 6y बराबर 15। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ये हल क्या होगा, अद्वितीय होगा या अनंत होगा या कोई हल नहीं होगा। तो ये हम लोग देख लेते हैं। अनंत हल, एक चीज और बता दें, जिसको हम लोग अपरिमित रूप से अनेक हल बोले थे, उसी को अनंत हल भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लेंगे, a1/a2 b1/b2, इस तरह से इसको चेक करेंगे कि क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं है। तो देख लेते हैं। a1 का वैल्यू है 2, a2 का वैल्यू है यहाँ पे 4, और फिर देखेंगे b1 का वैल्यू है 3 और b2 का वैल्यू है 6। और अगर हम C1 का वैल्यू देखें तो C1 का वैल्यू हो गया यहाँ पे C1/C2 भी देखेंगे, तो C1 का वैल्यू हो गया 5 और C2 का वैल्यू हो गया 15। देखिए तो कहेंगे 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 5 इकाई 5, 5 तिया 15। तो देखिए ये दोनों तो आपस में बराबर है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं, क्योंकि 1/3 आ गया, 5 तिया 15। इसका मतलब ये क्या देख रहे हैं कि a1 बराबर a2 बराबर, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 c1/c2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हम आपको बताए थे इसका कोई हल नहीं होगा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, कोई हल नहीं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर यहाँ पे देखें हम लोग, तो अगला सवाल है कि यदि रेखिक समीकरण का युग्म क्या है, असंगत है, तो याद रखिए हम आपको बताए थे कि ट्रेन के पटरी जैसा किसका होता है, तो a1/a2 बराबर तो होना चाहिए b1/b2, लेकिन c1/c2 का बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसी को हम लोग बोले थे, यानी क्या था, तो ये आपका असंगत युग्म बनाता था। तो असंगत युग्म को ही हम लोग क्या कहते हैं, समांतर रेखा। देखिए ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो आपका सही आंसर हो जाना चाहिए समांतर। तो आपका सही ऑप्शन ए होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर यहाँ पे देखें तो अगला सवाल कह रहा है कि k के किस मान के लिए ये सही है। तो k के किस मान के लिए, तो यहाँ पे कोई भी मान कह रहा है, यहाँ पे देखिए किस मान के लिए निकाह सही है, और क्या करा है कि अनगिनत हल होंगे। यहाँ पे देखेंगे अनगिनत हल, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए आपको बताए थे, क्या याद होगा आपको कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये आपस में क्या होते हैं, तीनों आपस में जब बराबर होते हैं तो अनगिनत रूप से अनेक हल होते हैं। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि 4, यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पे ले लेंगे 2x, क्यों x वाला वैल्यू ले लीजिए। फिर यहाँ पे है k
के बटे वाई वाला वैल्यू क्या है -4, इस दोनों को आपस में बराबर कर लीजिए। तो देखिए 2 दूना 4 ये हो गया। अब इसको इससे गुना कीजिए, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, 1 को 4 से गुना करेंगे तो के होगा, सॉरी 1 को 1 से गुना करेंगे तो के ही होगा, और -4 को 2 से गुना करेंगे -8 हो जाएगा। तो के बराबर -8 हो जाएगा। देखेंगे आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखें यहाँ पे, तो अगला सवाल कर रहा है कि दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या है? प्रतिच्छेदी, यानी एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी बिंदु पे काटेगा। क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को काटेगा। तो ये इसका मतलब ये a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, ये बराबर नहीं होगा b1/b2 के। और इसी का क्या होता है? एक हल होता है। केवल कितना होता है? एक हल होता है। तो देखिए यहाँ पे केवल एक हल, यानी एक हल होगा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखें हम लोग यहाँ पे, तो क्या ऑप्शन है? ये कहा जा रहा है आपको कि इनमें से कौन सी बिंदु रेखा जो है 3x - 2y = 5 पर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम ये इस वैल्यू को पुट करेंगे इसमें और देखेंगे ये 0 है या नहीं है। तो अगर हम पहला देखें तो x का वैल्यू कितना 4, तो यहाँ पे देखिए यहाँ 3 गुना x का वैल्यू 4 है यहाँ पे, तो हम 4 लेंगे और -2, और y का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 क्या ये 5 के बराबर हैं? ये देखते हैं। तो 4 3 12, 12 में से निकाल लीजिए 3 दूना 6, तो ये आपको कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 6। 6 कभी भी 5 के बराबर नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हुआ, ये आपका सही नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन से चलते हैं। तो ऊपर में तो ये 3 है, x का वैल्यू लेंगे हम लोग 3, तो 3 घटा 2 ऊपर में दे रखा है, y का वैल्यू है 2, तो 2 लीजिए। देखते हैं ये 5 मिलता है कि नहीं। मुझे 5 चाहिए, यानी 5 बराबर 5, यानी इतना बराबर 5 चाहिए। अब देखिए 3 दूना 6, 6 में से 4 घटा, सॉरी 3 तिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 तिया 9, 9 घटा 2 दूना 4। ये आपको इस साइड में ये 5 पहले से दे रखा है, 9 में से 4 चला गया तो 5 बराबर 5, यानी सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए वो दोनों बराबर था, इसलिए वो आपका आंसर यानी वही बनेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न है कि यदि समीकरण kx - 5y = 2 तथा 6x + 2y = 7 कोई हल ना हो, तो कोई हल ना हो तो आपको याद होगा कि कोई हल कब नहीं होता? a1/a2। आप इस बात को यकीन जाने की याद रखें ताकि आप के सवाल हमेशा दुरुस्त बने। ये है कोई हल नहीं होने का यानी फार्मूला। तो ये दोनों बात आप जहन में रखेंगे कि b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तो इसका कोई हल नहीं होता है। तो चलिए इसी बात पे हम लिखते हैं, यानी यहाँ पे हो जाएगा b1 हो जाएगा -5, b2 हो जाएगा +2। ये बराबर नहीं होना चाहिए किसके? c1/c2 के। c1 हो गया 2 और c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो c2 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे हाँ ये हो जाएगा। आप एक चीज़ और देखेंगे, अगर यहाँ पे C2 का वैल्यू 7 देखे तो यहाँ पे आपको K नहीं आया, तो K आपको लेना पड़ेगा यहाँ से, यानी A जैसे आपको बताए थे a1/a2 ये बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2 के। तो आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ से दिया है, क्योंकि पहले में ही दे रखा है, तो आप ये बीच वाले हिस्से को नहीं लेंगे। तो आप यहाँ पे a1 का वैल्यू हो गया यानी करेंगे तो K, और a2 का वैल्यू हो गया 6, ये नहीं होगा बराबर किसके? c1/c2, तो 2/7 के। आप देखिए इस दोनों को गुना कीजिए तो हो जाएगा आपको 6 दूना 12, इस दोनों को गुना कीजिए तो 7 के बराबर 12, और ये बराबर नहीं होगा तो K बराबर क्या होगा? K बराबर हो जाएगा आपको 12/7। तो आपका सही आंसर होगा K, है ना, बराबर नहीं होगा 7 यानी 12 किसका? 12/7 का। तो देखिए ऑप्शन में कहीं पे है दिया हुआ, तो यहाँ पे तो आपको नहीं है दिया हुआ। कितना आंसर दे रखा है इसमें ऑप्शन में, ये बात बिल्कुल ही जाहिर नहीं किया गया है। तो 6 दूना 12 ये आपका जाहिर नहीं किया गया है। 1 मिनट चेक कर लेते हैं। ले सकता है ये कि ये अगर उस हिसाब से नहीं दिया है, कोई हल नहीं यहाँ पे ना हो, अगर उस हिसाब से नहीं लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बराबर का चिन्ह देख रहे हैं तो हमें बराबर के ही साथ लेना पड़ेगा। तो a1/a2 आप ले लें और बराबर में b1/b2 ले ले, तो b1 - 5 और b2 हो जाएगा 6। अब इस तरह से गुना कर दें, 2 इकाई 2, 2 तिया 6 आप काट सकते हैं। k को 1 से गुना होगा तो हो जाएगा k और बराबर, और यहाँ पे -5 को गुना 3 से होगा तो -15, 3 × 5 = 15। तो आपको k बराबर, क्योंकि याद के बराबर का लिया है इसीलिए हम बराबर वाला फॉर्मूला लिए हैं, तो -15। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगर यहाँ पे देखें तो अगला प्रश्न है कि दो चर में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हल होगा। देखिए प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो केवल एक हल होगा। क्या होगा? सिर्फ एक हल होगा। तो आपका ऑप्शन ये सही आंसर है। चलिए अगले सवाल को बनाते हैं। अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल अगर देखें यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि समीकरण युग्म यानी x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 के हल होंगे। इसका हल पूछा जा रहा है क्या है? यानी एक हल होगा, अनंत हल होगा, जिसको हम लोग अपरिमित रूप से अनेक हल बोले थे, या कोई हल नहीं होगा। तो एक ही यानी तरीका है जांच करने का, x1 यानी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये देखते हैं कि क्या नहीं है। तो a1 की जगह पे 1 है, a2 की जगह पे देखेंगे यानी a2 की जगह पे -3 है, और यहाँ पे देखेंगे b1 की जगह पे +2 है और b2 के जगह पे -6 है, c1 की जगह पे 5 है और c2 की जगह पे 1 है। तो देखिए ये किसके बराबर है? देखिए ये दोनों तो कट जाएंगे, ठीक, ये हो जाएगा 2 × 6। तो आपको आ गया 1/-3 बराबर है 1/-3 और ये हो गया केवल और केवल 5। तो ये तो बराबर होगा नहीं। इसका मतलब a1/a2 ये तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। इसका मतलब कोई हल नहीं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सही ऑप्शन सी आपका सही आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए तो यहाँ पे करा कि रेखिक समीकरण युग्म यानी x + 3y - यानी आपको 4 = 0 है और 2x - 5y - 1 = 0 है। तो कह रहा है कि ये बताइए क्या है। अच्छा चलिए इसका भी वही तरीका है। देखिए इसका सही आंसर हम लोग बनाते हैं, यानी इसको बनाने की तरीका जो है ये इस प्रकार से है। तो a1 की जगह पे है 1, a2 की जगह पे है 2 रख लीजिए, और b1 की जगह पे है 3, b2 की जगह पे है -5 ये भी रख लीजिए, और c देखेंगे यहाँ पे तो c1 का वैल्यू है 4 और c2 का वैल्यू है -1। पहली बात तो ये हम देख रहे हैं कि a1/a2 ये ही आपस में बराबर नहीं, ये आपस में बराबर नहीं है, यानी a1/a2 आपस में बराबर नहीं है b1/b2 के। तो यानी ये क्या होगा? ये हो जाएगा संगत रेखा, यानी एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेगा। तो संगत का मतलब अविरोधी। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगर देखें यहाँ पे तो अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि यदि दो चर में दो रेखिक समीकरणों के हल अनंत है, अनंत होने का मतलब है कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, बराबर होगा c1/c2 के, और इसका जो यानी इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा ना, एक ही रेखा पे वो दूसरी रेखा भी होगा, और ये क्या होता है? संपाती होता है। जो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा खींची जाती है उसको संपाती कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखें यहाँ पे तो सवाल कह रहा है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि समीकरण निकाय x + 2y = 3, 5x यानी 5x + के y बराबर यहाँ पे दे रखा है आपको 15। तो करा अनगिनत हल के लिए क्या होगा? तो अनगिनत हल तो एक दूसरे के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम कर लेते हैं यानी हम यहाँ पे b1/b2 कर लेते हैं। तो b1 हो गया 2, b2 हो गया k, c1 हो गया आपको 3 और c2 हो गया 15। और आप यहाँ पे काट सकते हैं क्या? यानी 3 का 3, 3 × 5 = 15। और ये देखिए ये दोनों आपस में इधर गुना होंगे, ये दोनों आपस में इधर गुना होंगे। तो k × 1 तो k होगा और 5 × 2 तो 10 हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगर देखें यहाँ पे तो अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 0.3x - 0. यहाँ पे 3y, ओहो नहीं, यहाँ पे x का केवल वैल्यू करा है, यहाँ पे y नहीं है, माफ कीजिएगा। तो 0.3x - 0.37 बराबर 0.37x और माइनस में आपको दे दिया है आपको 0.3। तो x का मान ज्ञात करें। कोई बात नहीं, आपको क्या करना है
यहाँ पे 0.3x है, इसको इस साइड उठा कर अगर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 0.37 यहाँ पे हो जाएगा आपको x। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पहले से ये है आपको माइनस 0.3। ठीक, अब इस माइनस को अगर उठा के इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 0.37, 0.3 और 7, ये इतना हो गया। अब देखिए 3 में से यानी 0.3 में से हमको क्या कितना निकालना है, तो 0.37 निकालना है। तो यानी कहने का मतलब क्या होगा कि आप देखेंगे कि इस यहाँ पे जो आप निकालोगे तो ये इसे पलट के निकालिए, क्योंकि ये आपका ज़्यादा है तो ये माइनस लग जाएगा। और जब आप अगर यहाँ 0.37 में से 0.37 में से 0.3 को अगर आप निकाल देते हैं तो आपको मिल जाएगा कितना, 0.07। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और हो जाएगा 0.7x हो जाएगा बराबर। आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि आपके पास है 0.37, इसमें से निकल जाएगा आपको कितना, 0.3 निकल जाएगा, तो बचेगा कितना आपको, तो 0.07 निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.07। अब 0.07 से 0.07 कट गया, बच गया 1, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो देखिए किस ऑप्शन में है 1, तो 1 है आपको सी में, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखें यहाँ पे तो कह रहा है कि किस मान के लिए ये जो रैखिक समीकरण दे रखा है ना, इसका यानी x का 1 होगा और y का -1 रखेंगे तो k का कितना मान होगा, ये कहा जा रहा है। तो चलिए हम रख के ही देखते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे रख के देखें तो हम सिंपली किसमें, समीकरण 2 में ही रख के देखते हैं कितना होगा। तो समीकरण जो आपका 2 है या दूसरा है यहाँ पे ये, तो कह रहा है कि 2kx + 7y - 5 = 0। बस इसी में रखिए, इसमें क्योंकि k नहीं है तो इसमें नहीं रखना है। देखिए 2 और k का k और x का वैल्यू देखेंगे तो 1 है, तो आप 1 रख दें। उसके बाद प्लस यहाँ पे 7 गुना y का वैल्यू -1 है, तो -1 रख दें, -5 = 0। अब देखिए 2 गुना 1 तो 2k हो जाएगा, प्लस गुना माइनस तो -7 और -5 = 0, तो ये हो जाएगा 12। आपको कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको इधर कर लें और यहाँ पे आपको समझाने की प्रयास करें। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा आपका कि देखेंगे 2 के बराबर आपको हो जाएगा, क्योंकि -7 माइनस ये 5 -12 को इस साइड ले जाएंगे तो +12 हो जाएगा। अब देखिए 6 दूना 12, तो यानी k का वैल्यू हो जाएगा 6। तो आपका सही आंसर आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में आपका 6 है, तो आपका ऑप्शन है सी में, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी सी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखें तो यहाँ पे अगला सवाल कह रहा है कि यदि 173 x + 197y = 149, फिर कह रहा है कि 197 x + 173y = 221, तो x y का क्या वैल्यू होगा, ये मांगा जा रहा है। तो चलिए x y का वैल्यू हम लोग आसानी से निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो तरीका ये भी है कि आप समीकरण 1, 2 को आप हल करके आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ हम ऑप्शन से जाने की प्रयास कर रहे हैं कि इसमें कौन सा वैल्यू रख दें ताकि 149 आ जाए। तो 100 देखिए यहाँ पे 173 है, 173 में अगर हम इसको जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 149 में होगा तो घटाना पड़ेगा। तो 2 ही यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि किस संख्या से घटाया जाए। या तो आप देखेंगे ऑप्शन 1 है, या यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया जा रहा है, ऑप्शन सी भी है और ऑप्शन डी भी है। अगर सी की बात करें तो यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा, इसलिए कि 1 से गुना करेंगे तो 173 होगा, इसको डबल करके तब घटाएंगे तब तो ये आपका आंसर आएगा नहीं। सी तो डायरेक्ट आपका नहीं हो पाएगा। तो एक बार हम ऑप्शन डी के साथ जाना चाहते हैं और देखते हैं क्या ऑप्शन डी से ये 100 यानी 49 मिलता है इस दोनों को जोड़ने और घटाने पर। तो 173 को x का वैल्यू 2 है तो 2 से गुना कर दीजिए और घटा लीजिए, क्योंकि माइनस यहाँ पे, और 1 से गुना करेंगे 197 में। अगर आप इसको गुना करेंगे तो 6 और 7 दूना 14, 2 1 3,
346 में से 197 अगर हम निकाल के देखें तो कितना बचता है। तो यहाँ पे देखिए ये 16 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 9, और यहाँ पे अगर देखें तो ये हो जाएगा 3, तो 13 में से अगर हम 9 को घटा ले तो बच जाएगा 4, और ये 2 में से 49, यानी आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इस वैल्यू को जब इसमें रखते हैं तो ये 149 के बराबर हो जाता है, यानी ये इस समीकरण को संतुष्ट करता है। अगर इसमें भी रख के देखेंगे तो संतुष्ट करेगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें। अब इस सवाल को देखें तो इस सवाल को देखिए कैसे बनाया जाता है, बहुत ही आसान तरीके से हम बना लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे x का वैल्यू दे रखा है और करा है x + 1/x का वैल्यू क्या होगा वो फाइंड करने के लिए। तो चलिए रूट के अंदर जो है उस बात को हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो 7 है, क्या 7 को हम 4 + 3 लिख सकते हैं, 4 + 3 7 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आपको दे रखा है 4 और √3 है, तो क्या 4 को हम 2 और गुना 2 √3 लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब आगे देखिए, इस 4 को क्या हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और √3 का यानी रूट लगा देंगे, 3 पे रूट लगा के स्क्वायर कर देंगे तो रूट कैंसिल 3 ही आएगा, और फिर यहाँ पे 2 × 2 यानी √3 ये आप लिख सकते हैं। अब देखिए ये आपका एक फार्मूला बन जाता है। फार्मूला क्या बन जाता है, तो a² + b² + 2ab, a की जगह पे 2 और b की जगह पे a, तो यानी हम इसे कह सकते हैं कि 2 + रूट है ना, यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर, और इसके अंदर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये रूट से जब बाहर आएगा तो 2 + √3 आ गया। ये किसका वैल्यू आ रहा है, ये x का वैल्यू आ रहा है। तो x का वैल्यू कितना आया, अभी आप देख लिए कि x का एक वैल्यू आ गया आपको कितना, तो यहाँ पे 2 + √3 आ गया। अब यहाँ पे x का वैल्यू आ गया, अगर हम यहाँ पे 1/x का वैल्यू लाएं, 1/x का वैल्यू, तो हम यहाँ पे 1/x का वैल्यू क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1/x बराबर क्या कह सकते हैं, 1 का 1, x का वैल्यू देखिए 2 और + √3। अब इसका अगर हम हर परिमेयकरण कर दें यहाँ पे, तो आप देखेंगे 2 - √3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, जब हर परिमेयकरण करते हैं तो माइनस से कर देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आपका माइनस होगा, -2 - √3। आप देखिए यहाँ पे ये हो गया a + b, ये हो गया a - b, तो आप कहेंगे a² - b², तो a² - b², ऊपर में हो गया 2, ये हम ऊपर की बात कर रहे हैं, एक मिनट, हाँ ये हमारा ऊपर की बात है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर में हो गया आपको 2 - √3, और नीचे में हो जाएगा a² यानी 2 दूना 4, और यानी √3 का स्क्वायर यानी तो 3 ही होगा। तो आगे चल कर आप कह सकते हैं 2 - √3 और बटे 1। तो पहला x का वैल्यू आ गया था आपके पास क्या, तो 2 + √3, और यहाँ पे 1/x का वैल्यू आ गया केवल और केवल 2 माइनस, यानी 2 माइनस आपको आ गया √3। तो अब यानी दोनों को अगर हम जोड़े यानी x + 1/x, तो देखिए x का वैल्यू आया था 2 + √3, और ये बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए, 1/x का जो वैल्यू आया वो आया 2 - √3। देखिए √3 कैंसिल, तो 2 2 4, यानी आपका सही आंसर क्या होगा 4। तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ें। अगला सवाल यहाँ पे देखें तो अगला सवाल कह रहा है कि 10 पे पावर 2y = 25, तो कह रहा है कि 10 पे इन्वर्स लगा देंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो देखिए 10 पे पावर 2y है, अगर हम यहाँ पे 25 है तो 25 को हम कह सकते हैं 5 × 5, ये क्या होगा यानी 25 हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि ये अगर पावर और पावर यानी दोनों यहाँ पे देखिए ये पावर और ये पावर कट जाएगा, ये दोनों पावर क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आपको बच जाएगा 10 पे पावर यानी y = 5। अगर हम 10 पे यहाँ इन्वर्स लगा दें, यानी यहाँ पे 10 पे इन्वर्स लगा दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 का भी इन्वर्स होगा, और 5 के इन्वर्स को हम लिख सकते हैं 1/5। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ें। अगला सवाल देखिए यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे कह रहा है कि 2x यानी 2k - 1 और 1 k,
तो फिर करा यहाँ पे इसका हल होगा, यानी के का वैल्यू क्या होगा वो फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए जहाँ पे x आएगा ना, जहाँ पे x आएगा वहां पर रखेंगे हम लोग 2k-1, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब देखिए जहाँ पे यानी y है वहां पे हमको रखना है k, तो यहाँ पे k रखेंगे क्योंकि y है, तो 9 इंटू के, तो यानी 9k हो जाएगा बराबर 12। अब इसको हम अगर कर लें तो 10 दूना 20, ये हो जाएगा 10 दूना 20 के माइनस 10 और माइनस 9 के बराबर 12। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, तो 20 में से 9 को निकाले तो 11 के, और इस यहाँ पे 12 है, 10 को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा आपको 10 प्लस में, तो हो जाएगा 32, यानी यहाँ पे अगर हम बता दें। अब आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपको, ये इतना हम मिटाते हैं, इस बात को आप ख्याल रखें। अब अगर देखें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 11, तो कहेंगे 11 के बराबर 22, तो 11 दूना 22, तो के का वैल्यू कितना हो गया 2, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 2। अब यहाँ पे आपका 2 सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। तो अगला सवाल अगर देखें यहाँ पे, तो अगला सवाल कर रहा है कि रेखिक समीकरण युग्म x प्लस 2 y बराबर 5 तथा 3x प्लस 12 y बराबर 10 क्या है, इसका हल होगा, यानी एक हल, दो यानी एक हल, अनेक हल और कोई हल नहीं। तो वही x1 बाय x2 करेंगे, तो x1 बाय x2, x1 1 है, x2 3 है, बराबर b1 कितना है, a1 यहाँ पे 1 था और यहाँ पे b यानी a2 3 था, और b1 देखेंगे तो 2 है, b2 कितना है तो 12 है। देखते हैं क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, 2 का 2, 2 छः के 12, तो 1/3 बराबर 1/6, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब एक हल होगा, क्या होगा, एकल हल होगा, यानी केवल और केवल एक हल होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर यहाँ पे देखें तो करा निम्न में से कौन हल होगा, यानी ये दे रखा है करा कि कौन सा हल होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे हल निकालना है, यानी x और y का एक ऐसा वैल्यू रखो ताकि ये 0 के बराबर हो जाए। तो x माइनस 2 y है, अगर यहाँ पे देखें तो कौन सा वैल्यू रखें ताकि यहाँ पे आपका सही आंसर आ जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ए ही अगर रख दें तो x का वैल्यू 2 माइनस 2 इंटू y का वैल्यू है 1 रखिए तो क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो गया। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि ऑप्शन आपका ए जो है सही आंसर है, क्योंकि इस x का वैल्यू 1 और यहाँ पे x का वैल्यू रख के देखिए और y का वैल्यू रख के देखिए, ये 0 के बराबर हो जाता तो आपका सही आंसर आ जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ें। अगला सवाल यहाँ पे दे रखा है कि a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तो बताइए क्या होगा। ये नहीं है तो इसका मतलब कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला इसमें करा संपाती होगा, तो संपाती के लिए तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे तीनों आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ये आपका सही आंसर है। चलिए अगला सवाल करा कि रेखिक समीकरण का आलेख होगा, तो रेखिक समीकरण का जो आलेख होगा ना वो क्या होगा, सरल रेखा में होगा। क्या होगा, रेखिक समीकरण का सरल रेखा में होगा। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल है कि संगत समीकरण युग्म के जो हल होंगे, संगत समीकरण, तो जो संगत समीकरण होंगे उसके क्या होंगे उनके यहाँ पे करें हल होंगे, तो केवल और केवल एक हल होंगे। कितने हल होंगे, एक हल होंगे संगत के लिए। चलिए अगले अगर प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न है कि वह समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता उसे वो क्या होता है, जिसका कोई हल नहीं है वो संगत होगा, ये ट्रेन के पट्टी जैसा। चलिए अगला प्रश्न अगर देखें तो कह रहा है कि रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी यानी यहाँ पे विजय विधि है, तो कितनी रेखिक समीकरण को कितने तरीके से आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप रेखिक समीकरण को आप यहाँ पे एक विधि से हल कर सकते हैं, x का वैल्यू और y का वैल्यू रख कर आप उसे निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है कि अद्वितीय हल वाला युगपद रेखिक समीकरण कहलाता है। अद्वितीय हल वाला, देखिए अद्वितीय हल यानी a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, उसी को अद्वितीय हल कहते हैं, b1/b2 है ना। तो कह रहा है कि ये क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा, संगत कहलाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है कि आश्रित समीकरण युग्म जो होंगे उनके हल होंगे। आश्रित जो दूसरे पे आश्रित होगा ये क्या होगा, तो ये इसका अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल होगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका ऑप्शन यानी बी हो जाएगा।
अगला सवाल देखें तो अगला सवाल है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि असंगत समीकरण के युग्म डैश हल होंगे। देखिए असंगत है तो कोई हल नहीं होगा, यानी संगत होगा तभी तो हल होगा ना, असंगत है तो कोई हल नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है आपको कि समीकरण युग्म x + 2y = 4 और 2x + y = 12 का ग्राफीय निरूपण सरल रेखा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे जो निकलेगा यहाँ पे कैसा होगा तो वो हम आपको बता दें। अगर यहाँ पे ऐसे ही निकाल ले, a1 ये हो गया 1 और a2 हो जाएगा 2 और b1 हो जाएगा 2 और b अगर देखें यहाँ पे 2, अगर b1 हो गया आपको 2 तो b2 हो जाएगा 1। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, एक हल होगा और एक हल होगा तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे करा है समांतर होगा, अनंत होगा, या यहाँ पे कहा जा रहा है आपको असमांतर होगा। तो असमांतर होगा सही, क्योंकि एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेगा तो समांतर तो हो नहीं सकता है, असमांतर होगा। तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखें तो कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना जो है संपाती है। तो संपाती के लिए तीनों आपस में बराबर होते हैं ना, ये आपको बताए थे। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, देखें अगर b1 तो b1 है 2, b2 अगर देखें तो ये है k, और अगर यहाँ पे देखें c1 हो गया आपको 7, c1 हो गया 7 और c2 के बारे में बात करें तो ये हो गया 14। तो आप कह सकते हैं 7 दूना 14 और k और ये 2, क्योंकि 1 से गुना करेंगे k को k होगा और 2 गुना 2 तो 4 हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। तो अगला सवाल अगर यहाँ पे आप देखें तो अगला सवाल कह रहा है कि समीकरण आपको 2 दे रखा है, तो कह रहा है इसका निकाय क्या होगा। तो a1/a2 बराबर b1/b2 चेक कर लेते हैं। इसमें अगर आपका प्रतिच्छेदी होगा तो संगत हो जाएगा, अगर प्रतिच्छेदी नहीं होगा तो असंगत होगा, यानी समांतर होगा तो असंगत होगा, असंपाती होगा फिर भी संगत होगा। तो a1 देखिए यहाँ पे 2 है, a2 कितना है तो a2 4 है। अगर यहाँ पे देखें यानी b1 कितना है 3 है, b2 देखें तो यहाँ पे 6 है, c1 देखें तो 5 है और c2 अगर देखें तो यहाँ पे 9 है। तो पहली बात यहाँ देखिए 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 3 इकाई 3, 3 दूना 6। तो ये दोनों आपस में बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं। इसका मतलब क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। यहाँ पे देख लेते हैं तो इसका मतलब असंगत रेखा होगा। वो क्या होगा, असंगत रेखा। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को काटेगा तब तो संगत होगा ना, जब काटेगा ही नहीं तो असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा। कराए ऐसे दो युगपत समीकरणों का निकाय जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता है उसे कहा जाता है। एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे, असंगत कहेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के यानी समांतर चलेगा। उभयनिष्ठ कहाँ से आएगा, उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में हो। तो ये आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, करा कि निम्नांकित रैखिक समीकरणों में से किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल संभव है। अद्वितीय हल यानी केवल और केवल एक हल होना चाहिए। तो आपको बताया थे कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के, तभी जाके ये क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया 1 और ये हो गया 2, फिर ये देखेंगे ये है 1, ये है -2, ये क्या है -2। ठीक है, तो हम लोग तो पहला ही देखेंगे ना कि ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। तो इसमें अगर हम फिर से आपको समझा दें तो देखिए इस 1 बटे यहाँ पे हो जाएगा 2 बराबर, यहाँ देखेंगे 1 बटे -2, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो आपका सही आंसर आपका ऑप्शन ए ही होगा। आप देखिए अगर दूसरा में जाए ना तो ये देखिए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो देखिए दूसरे ऑप्शन की बात करें तो a1 का मान 1, a2 का मान 3, तो यहाँ पे देखेंगे b1 का मान -1 तो b2 का वैल्यू -3, अगर c का वैल्यू देखेंगे तो 8 और यहाँ पे अगर फिर c2 का वैल्यू देखेंगे 16, तो देखिए माइनस प्लस है ना, माइनस क्या होगा प्लस। तो आप देखिए ये दोनों ये देखिए ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं होंगे तो ये क्या होगा, ये तो आपका कोई हल नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ अद्वितीय हल के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न यहाँ पे कर रहा है कि यदि x + y = 7 और 5x + 12y = 7 तो x का मान होगा। यहाँ पे x का मान पूछा जा रहा है कितना होगा। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। तो इसमें भी क्या करें, 5 से आप गुना कर दें, यानी समीकरण 1 में 5 से गुना करके इस दोनों को घटा लें। तो इस तरह से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, या आप क्या करें 12 से गुना कर दें तो डायरेक्ट निकल जाएगा। दोनों काम कर सकते हैं। तो देखिए अगर 12 से गुना कर देंगे तो 12x + 12y और 12 पंचे 12 सते 84 होगा,
तो 84 हो जाएगा, 84 लिख लीजिए। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 12y और बराबर 7। इस दोनों को अगर हम घटा लेते हैं तो ये तो कट जाएगा, 12 में से गया तो 7x बराबर है, यहाँ देखेंगे 87 में से अगर आप निकाल लेते हैं कितना, 84 में से अगर 7 निकाल लेते हैं तो बच जाता है 77, तो 11 7 77, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 11। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बी आपका 11। चलिए आगे कहा जा रहा है कि जब दो रेखाएं संपाती होती है तो युग्म होते हैं, तो इसका युग्म कितना अनंत हल होंगे ना, संपाती होंगे तो क्या होंगे, अनंत हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे, एक से अनेक हल होंगे, जिसको अद्वितीय हल कहते हैं। यहाँ पे आपसे k का वैल्यू मांग रहा है, तो देखिए यहाँ पे k और यहाँ पे x2 का वैल्यू 6 और यहाँ पे देखेंगे y1 का वैल्यू यानी a1 का वैल्यू -1 यानी b1 का वैल्यू -1 और b2 का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे -2, माइनस माइनस प्लस आप देखेंगे 2 3 6, ये हो गया 1 गुना k तो k और 3 गुना 1 तो 3, यानी आपका सही ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि k बराबर 3 आंसर होगा। देखिए फटाफट बनता है, बहुत ईजी सवाल होता है, आप बस बने रहें और सीखते रहें। यहाँ पे अगर देखेंगे k का फिर मान मांग रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे, b1 हो गया आपको 3 और b2 हो गया k, यानी यहाँ पे देखेंगे c1 हो गया 5 और c2 हो गया 10, तो आप क्या कहेंगे 5 इकाई 5 5 दूना 10, आप देखिए 3 दूना 6 k इकाई यानी k को 1 से गुना करेंगे तो k 3 दूना 6, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 6 आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न फिर करा है कि का मान ज्ञात करने के लिए, बहुत सिंपल। देखिए यहाँ पे b की जगह पे है तो b1 का वैल्यू हो गया 2, b2 का वैल्यू हो गया k और c1 का वैल्यू अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो c1 का वैल्यू है 5 और c2 का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा, आप इसको इस साइड भेजेंगे तो ये प्लस में, इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, तो -15 हो जाएगा, तो -15। अब देखिए 5 3 15 -3 3 दूना 6, यानी k का वैल्यू -6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे प्लस है, इसको इस साइड भेजेंगे तो -15 हो जाएगा, इसलिए माइनस लिए, तो आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न हमारा है, अगला सवाल अगर देखें, अगला सवाल यहाँ पे p का वैल्यू मांग रहा है, बात एक ही है, p का वैल्यू मांगे या k का वैल्यू मांगे, आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे यानी b1 की जगह पे p है और यहाँ पे देखेंगे b2 की जगह पे 2 है और यहाँ पे देखें c1 की जगह पे 7 है, तो आप 7 रखेंगे और c2 की जगह पे यहाँ पे आपको कितना दे रखा है, -3 दे रखा है। तो आप देखिए यहाँ पे कितना आंसर हो जाता है, नहीं आ रहा था, इसीलिए हम क्या किए a1/a2 ये ले लिए हम यहाँ पे b1 और b2। अब देखिए p को 1 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा यानी p और 2 को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 10, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी आपका 10 हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़े। यहाँ पे k का मान पूछ रहा है तो फिर आप आसानी से बना सकते हैं, तो चलिए इसको हम बना लेते हैं। तो देखिए k यानी x1 का वैल्यू देखेंगे तो k हो जाएगा, x2 का वैल्यू देखेंगे तो 6 हो जाएगा और यहाँ पे अगर b1 का वैल्यू देखेंगे तो -1 और b2 का वैल्यू देखेंगे तो 2। तो आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इकाई 2 2 3 6, तो k गुना a यानी 1 करेंगे तो k और 3 गुना -1 करेंगे तो -3, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3 आंसर हो जाएगा।